मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। इसमें हमने बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने क्लोरीन किस प्रकार से बनाया जाता है, क्लोरीन का गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, वो देख चुके थे। आज की क्लास में हम जो है क्लोरीन के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ाई करेंगे। हाँ ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन जो है, तो इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में ऐसे तो बहुत सारा रासायनिक गुण दिया है, बट उसमें से कुछ रासायनिक गुण को अलग से क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पेपर में पूछ सकता है। तो इसमें पहला जो रासायनिक गुण दिया है वो है हमारा पानी के साथ क्रिया। और आप जानते हैं पानी का सूत्र क्या होता है और क्लोरीन उसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हम लोग देखते हैं। तो पहला है क्लोरीन का ये जो है रासायनिक गुण दिया है पानी के साथ क्रिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोरीन का ये क्या दिया है हमारा रासायनिक गुण। तो पहला रासायनिक गुण क्या है, पानी के साथ क्रिया। तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं H2O, इसको हम पानी बोलते हैं। जब इसके साथ क्लोरीन को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उस स्थिति में 2 क्लोरीन है हमारे पास। कितना क्लोरीन है भाई, 2 क्लोरीन है हमारा, Cl2 के रूप में आपको दिख रहा है। तो आपके पास यहाँ पर 2 क्लोरीन क्या किया गया है, दिया गया है। तो इन दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन जो होता है वो प्लस चार्ज को शो करता है, एक जो क्लोरीन होता है वो माइनस चार्ज को क्या करता है, शो करता है। तो उस स्थिति में प्लस मानते हैं, इसको माइनस मानते हैं, बिस्मात विलयन होता है भाई, ठीक है। और ये टूटता है तो किस में टूटता है, H प्लस आयन, और OH क्या होता है हमारा माइनस आयन के रूप में टूट जाता है। तो उस स्थिति में एक H और एक Cl जो कि प्लस माइनस होता है, क्या करता है आपका बाहर निकल के एक बना लेता है आपका HCl। ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा एक HCl क्या हो जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है, या एक HCl बनता है। साथ में हमारा क्या बनता है, अब देखो यहाँ पर एक H बचा है, एक O बचा है और एक Cl बचा है। तो एक HOCl क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल के नाम से जानते हैं भाई। इसको क्या कहा जाता है, हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल, इसको क्लोरस अम्ल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से क्या करता है, हमारा पानी जो होता है वो क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है, साथ में हमको क्या देता है, हाइपोक्लोरस अम्ल देता है। ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल होता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है। अस्थायी मतलब क्या होता है भाई, अस्थायी का मतलब होता है कि ये ज़्यादा समय के लिए उसी अवस्था में नहीं रह सकता है। तो उस स्थिति में क्या करता है, ये आपका जो है क्रिया करके, क्या करके हमारा क्रिया करके, या आगे जो है तुरंत क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस स्थिति में इसका मात्रा कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो ऐसे ही स्थिति में क्या करता है हमारा, एक तो ये बना लेता है आपका H2O, और प्लस क्या हो जाता है आपका O2 में क्या हो जाता है आपका तुरंत क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो पहला गुण हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। पानी में क्या कर देते हैं, क्लोरीन जैसे ही मिलाते हैं दोनों आपस में क्रिया करता है। एक हमारा क्या बनाता है, HCl बनाता है, और एक क्या बनाता है हमारा HOCl, या आप इसे HClO भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या करता है, निर्मित करता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल होता है ये तुरंत क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है, आपको पानी और क्या देता है आपका ऑक्सीजन देता है। तो इस तरीक़ा से ये जो पहला रासायनिक गुण है उसको क्या किया जा सकता है, आपका बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है भाई। तो ये हो गया पानी के साथ क्रिया। चलिए अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया। दूसरा हमारा रासायनिक गुण है, आप जानते हैं हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है भाई, H2 होता है। क्लोरीन का फार्मूला क्या होता है हमारा, Cl2 होता है। ये दोनों आपस में क्या करता है, क्रिया करता है। दोनों की संयोजकता एकक होता है, इसलिए ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ये क्लोराइड हो जाता है। ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा क्या है, क्लोरीन है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिलाते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाता है आपका, मिल जाता है, और मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करता है आपका निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से ये दूसरा रासायनिक गुण भी क्या किया जा सकता है, यहाँ से बताया जा सकता है। यहाँ पर आपका सनलाइट उपस्थिति हो सकता है भाई, या सनलाइट क्या होता है हमारा पाया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सनलाइट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो सनलाइट होता है इसकी उपस्थिति में ही क्या करता है हमारा, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन क्या करता है, क्रिया करता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या करता है आपका निर्माण करता है। तो ये दूसरा हमारा रासायनिक गुण होता है भाई। चलिए तीसरा देखते हैं, धातु अधातु और उपधातु के साथ भी क्या करता है, ये क्रिया करता है, और क्रिया करके कुछ यौगिक का क्या करता है आपका निर्माण करता है। तो चलते हैं धातु के पास। सबसे पहले बढ़िया वाला धातु होता है सोडियम, जो कि आधा क्रिया
क्रियाशील होता है, क्लोरीन डायरेक्ट आता है, इसके साथ क्रिया करता है 2NaCl में क्या हो जाता है आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है आपका सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सोडियम क्लोराइड, सामान्य भाषा में साधारण नमक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से क्या हो जाता है, धातु के साथ क्रिया करता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम के साथ भी क्या करता है, ये क्रिया करता है और ये जो है हमारा AlCl3 का निर्माण करता है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ 3 लगाते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम की जो संयोजकता होता है वो कितना होता है हमारा, 3 होता है। और 3 होने के कारण क्लोरीन के साथ जो है जिनकी संयोजकता 1 होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या करता है आपका निर्माण करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। तो हमारा जो क्लोरीन होता है वो हमारा एल्युमिनियम जो धातु होता है, एल्यूमिनियम जो क्या है हमारा धातु है, इसके साथ क्या करता है, क्रिया करता है और एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या करता है आपका निर्माण करता है। तो इस तरीक़े से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अगर हम अधातु की बात करें तो फास्फोरस क्या होता है हमारा भाई, अधातु होता है। और फास्फोरस के साथ अगर क्लोरीन के साथ क्रिया करा दें तो ये क्लोरीन के साथ क्रिया करके आपका जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पेंटाक्लोराइड का क्या करता है आपका निर्माण करता है। तो उस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ये पेंटाक्लोराइड का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, पेंटाक्लोराइड ये बनाता है। तो ये हो जाता है PCl5 हो जाता है। तो उस स्थिति में बैलेंस करने की सिर्फ ज़रूरत है, यहाँ पर 4 कर देते हैं, 5 के 20 हो जाता है, मतलब यहाँ पर 10 हो जाता है। तो ये अधातु के साथ भी क्या करता है आपका क्रिया करता है और क्रिया करके यौगिक का क्या करता है आपका निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है भाई, बताया जा सकता है। उपधातु एंटीमनी के साथ भी ये क्या करता है हमारा क्रिया करके क्लोरीन का क्या करता है आपका निर्माण करता है। मान लो हमारे पास ये दिया है SbCl2, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ये आपका यौगिक का क्या करता है निर्माण करता है। तो यहाँ पर SbCl3 ये स्टेमनी क्लोराइड बोल सकते हैं, है ना। और ये अगर आप करता है तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6। तो ये इस प्रकार से यौगिक क्या कर सकता है, बना सकता है। तो हमारे जो क्लोरीन होते हैं वो क्रियाशील होते हैं और क्रियाशील होने के कारण ये धातु के साथ, अधातु के साथ, उपधातु के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, हैलाइड का क्या करते हैं निर्माण करते हैं, जो कि जो है क्लोरीन के रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या करते हैं, हम इसको रखते हैं। तो कितना पॉइंट हो गया भाई, 3 पॉइंट। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्लोरीन के ऑक्सीकारक क्रिया। ऑक्सीकारक गुण बोल सकते हैं, ऑक्सीकारक क्रिया बोल सकते हैं, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो ये दिया है क्लोरीन की ऑक्सीकारक जो है क्रिया या ऑक्सीकारक गुण। तो हम अगर देखें तो क्लोरीन जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है भाई, है ना। क्लोरीन कैसा होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो क्लोरीन एक कैसा है हमारा, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है या प्रबल ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्लोरीन एक कैसा है हमारा, प्रबल ऑक्सीकारक है। और इसका प्रबल ऑक्सीकारक के पीछे कारण ये है क्योंकि ये पानी के साथ क्या करता है, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। पानी के साथ जैसे ही हमारा क्या करता है, क्लोरीन क्रिया करता है, क्रिया करके ये क्या बनाता है हमारा, एक HCl बनाता है और एक HClO बनाता है या HOCl का क्या करता है निर्माण करता है। तो ये हमारा क्या बना लिया, HCl, और एक क्या बनाता है, HClO बनाता है। ये जो हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल, ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल है ये अस्थायी होता है भाई। हाइपोक्लोरस अम्ल अस्थायी होता है ना। ये हमारा जो क्या दिख रहा है, HClO दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल। ये जो हाइपोक्लोरस है ये कैसा होता है हमारा, अस्थायी होता है भाई। अस्थायी का मतलब क्या होता है आपका, ये ज़्यादा समय तक इसी अवस्था में नहीं रहता है, ये तुरंत क्या करता है आपका विघटित हो जाता है। कौन, HClO, और ये क्या बनाता है हमारा HCl, और एक नवजात ऑक्सीजन क्या करता है आपका मुक्त करता है। ये हमारा कौन सा होता है, नवजात ऑक्सीजन होता है, नवजात ऑक्सीजन होता है। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है यही क्या करता है, दूसरे पदार्थों को क्या करता है, ऑक्सीकृत करने का काम करता है। तो मान लो आ जाता है क्वेश्चन कि क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीकारक है, समझाइए। तो आप लिख सकते हैं कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन एक क्या होता है हमारा प्रबल ऑक्सीकारक, क्या होता है हमारा एक पदार्थ होता है,
क्योंकि ये क्या करता है हमारा, सबसे पहले क्लोरीन क्या करता है, पानी के साथ क्रिया करता है। क्रिया करने के पश्चात वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस का निर्माण करता है। इसमें से जो हाइपोक्लोरस अम्ल होता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है, जो तुरंत क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट जा करके HCl और क्या देता है हमारा, नवजात ऑक्सीजन देता है। और ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है वही ऑक्सीजन क्या करता है, दूसरे पदार्थ को क्या करता है, ऑक्सीकृत करने का काम करता है। इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, थ्योरी लिखा जा सकता है और साथ ही साथ इस सूत्र को भी क्या किया जा सकता है भाई, लिखा जा सकता है। यहाँ पर जैसे एक हमारा दिया गया है किसका ये ऑक्सीकरण करता है बोल के, तो यहाँ पर दिया है आपका फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण दिया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं फेरस सल्फेट का, है ना, फेरस सल्फेट का क्लोरीन द्वारा फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकरण। फेरिक सल्फेट का फार्मूला होता है आपका Fe2, ये हो गया आपका Fe2 कोष्टक में SO4 और ये हो जाता है 3 में ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फेरस सल्फेट जो होता है उसका फेरिक सल्फेट में क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है, क्लोरीन के द्वारा। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं भाई, FeSO4 ले लेते हैं, साथ में क्या ले लेते हैं, H2SO4 लेना पड़ता है इसमें, और ये होता है हमारा क्लोरीन। अब ये क्या करता है, ये जो H2SO4 और जो क्लोरीन होता है, जहाँ से नवजात ऑक्सीजन निकलता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है भाई, इसको कन्वर्ट कर देता है आपका FeSO4 Fe2 हो जाता है, कोष्टक में SO4 हो जाता है और 3 हो जाता है। तो उस स्थिति में इसका मात्रा 2 लेते हैं, क्योंकि उधर आयरन 2 हो गया, तो 2 आयरन इधर आके 2 हो गया। सल्फेट कितना था हमारा, 3 था, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ पर हो गया, तो टोटल हमारा कितना हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर ना लगा के हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर फिर गड़बड़ हो रहा है, तो यहीं पर छोड़ते हैं उसको। तो ये हो गया H2SO4, इसका मात्रा 2 ले लिए, तो टोटल हमारा Fe2SO3 निकल गया। अब देखो यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है, 2 हमारा क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा है, क्लोरीन बचा है। उसके अलावा यहाँ पर आपका क्या बचा है, एक पूरा आपका क्या बचा है, SO4 क्या हुआ है आपका, बचा हुआ है। तो उस स्थिति में क्या क्या यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वो इसी स्थिति में क्या हो जाता है आपका, एक तो निकालें तो यहाँ से SO3 करेंगे, SO2 करेंगे, तो यहाँ पर 2SO2 निकल जाता है और 2HCl क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीकरण प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक होने के पीछे कारण ये है क्योंकि ये पानी के साथ जो है क्लोरीन क्रिया करके हाइपोक्लोरस अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, जिसमें हाइपोक्लोरस जो अम्ल होता है ये बहुत ही अस्थायी प्रकृति के होने के कारण तुरंत टूट करके HCl और नवजात ऑक्सीजन बनाता है, और यही नवजात ऑक्सीजन किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर देता है, आपका ऑक्सीकरण कर देता है। इस तरीक़ा से क्या होता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक के जैसा व्यवहार करता है। जैसे फेरस सल्फेट को ये फेरिक सल्फेट में क्या कर देता है, आपका ऑक्सीकृत कर देता है, जिसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, आपका दर्शाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका एक और गुण। चलिए नेक्स्ट गुण की ओर चलते हैं। आगे है हमारा क्लोरीन की क्षारों के साथ क्रिया। किसकी भाई, हमारी क्लोरीन की क्षारों के साथ क्रिया। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, क्लोरीन की क्षारों के साथ क्रिया। क्षार क्या होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और इसके साथ क्या करते हैं, क्लोरीन का अगर हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या क्या यहाँ से क्या हो सकता है, आपको प्राप्त हो सकता है। तो एक सिंपल है, इस स्थिति में अगर हम करते हैं तो एक तो हम निकालना चाहेंगे तो 2 सोडियम हैं, तो उस स्थिति में अगर 2 कर देते हैं तो 2Cl और H2O2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम क्या करते हैं, इसको क्रिया करा देते हैं तो ये तो 2NaCl निकल जाता है, 2NaCl, और 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो H2O2 के रूप में भी क्या कर सकते हैं, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से क्लोरीन क्या करता है, आपका क्षार के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से क्लोरीन के साथ हमारा जो क्षार होता है उसकी क्रिया को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं तो एक तरीका और है इसको निकालने का। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, Cl2 लेते हैं। तो इस स्थिति में एक क्या हो जाता है, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये क्या बन गया आपका, एक तो बन जाता है आपका HCl और साथ में क्या हो जाता है आपका NaClO
का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो एक HCl निकल गया और NaCl बचा हुआ है और एक बचा है, सोडियम क्लोरस का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार अगर और हम करना चाहेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड Cl2, तो यहाँ से क्या होता है, एक क्लोरीन और एक पोटेशियम निकल के क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड, और फिर के उसके बाद ClO का क्या करता है, आपका निर्माण करता है पोटेशियम, हम क्लोराइड बोल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से सोडियम क्लोराइड होता है। तो इस तरीक़ा से ये जो क्लोरीन होता है वो क्षार के साथ क्या करता है, आपका क्रिया करता है, और क्रिया करके यौगिक क्या कर सकता है, बना सकता है भाई। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्लोरीन का विरंजक गुण ये क्वेश्चन पिछले साल आया है ना, और ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये दिया है हमारा क्लोरीन के विरंजक क्रिया या क्लोरीन का विरंजक गुण। क्लोरीन जो होता है ना, वो क्या होता है, विरंजक के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जब पानी के साथ क्रिया करता है तो क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। वही चीज़ जो हम लोग पहले किए हैं कि जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन पानी के साथ क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HClO हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, जो कि अस्थायी होता है। वो तुरंत क्या हो जाता है, आपका फिर ये जो है HCl में और साथ में नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है, ये नवजात ऑक्सीजन ही क्या करता है, जो रंगीन पदार्थ होता है उस रंगीन पदार्थ को किस में बदल देता है भाई, रंगहीन पदार्थ में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। अर्थात जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन विरंजक के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसी को आपको क्या करना है, लिखना है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है भाई कि जो क्लोरीन होता है, ये जो क्लोरीन होता है वो विरंजक के जैसा व्यवहार करता है या उसमें विरंजक का गुण पाया जाता है। क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में क्या करता है, आपका HClO हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, जिसमें आपका जो हाइपोक्लोरस अम्ल होता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है, जो टूट करके नवजात ऑक्सीजन देता है। और वही जो नवजात ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, रंगीन जो पदार्थ होता है उस रंगीन पदार्थ को क्या कर देता है भाई, रंगीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। तो आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ से कि क्लोरीन में विरंजक का गुण होता है। क्लोरीन विरंजक का गुण होता है। फिर आगे क्या लिखना है आपको, क्लोरीन पानी के साथ क्रिया करके HCl और HClO बनाता है, जिसमें HClO अस्थायी होता है या अस्थायी होने के कारण तुरंत विघटित होकर या अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है और यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। इसका विरंजक गुण, क्लोरीन का विरंजक गुण स्थायी प्रकृति का होता है भाई। क्लोरीन का विरंजन या विरंजक गुण स्थायी प्रकृति का होता है। स्थायी प्रकृति का होता है।
कैसा प्रकृति का होता है? स्थायी। इससे पहले हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का देखे थे जो कि अस्थायी प्रकृति के था, है ना। जैसे थोड़ा देर के लिए कलर उड़ जाता था, लेकिन जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आता था फिर से कलर वापस आ जाता था। बट इसमें ऐसा नहीं है। हमारा जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का जो विरंजक गुण होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट, मतलब जिसका कलर उड़ गया सो उड़ गया, तो स्थायी प्रकृति का होता है। बट कार्बन का जो हमारा स्थिति है उसमें ये थोड़ा सा निष्क्रिय होता है, बाकी स्थायी प्रकृति का होता है। तो इस तरीक़ा से इसके बारे में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। और आगे आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं यहाँ से H2Cl2, ये हो गया। अब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? HCl, साथ में क्या बनाएगा? HClO। अब ये जो HClO होता है ये कैसा होता है भाई? अस्थायी होता है। और अस्थायी होने के कारण क्या करता है आपका HCl तुरंत क्या हो जाता है? टूट जाता है। और ये हमारा क्या करता है? ये नवजात क्या करता है? नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। ये जो नवजात ऑक्सीजन निकला है वही क्या करता है? रंगीन जो पदार्थ होता है, इस रंगीन पदार्थ के साथ नवजात, है ना, ये रंगीन जो पदार्थ होता है उसके साथ नवजात जो ऑक्सीजन होता है ये क्या करता है? उसको कलर को उड़ा देता है और उसको क्या बना देता है भाई? रंगीन बना देता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है? क्लोरीन का जो क्या होता है? विरंजक गुण होता है, उसको बताया जा सकता है। तो इसको क्वेश्चन किया गया है पिछले साल, तो आपको रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो क्लोरीन का विरंजक गुण क्या रहता है? ऐसा क्वेश्चन आए तो लिखना भाई कि क्लोरीन होता है, उस क्लोरीन में किसी कलरफुल जो पदार्थ होता है ना, उसको उसके रंग को उड़ाने का गुण पाया जाता है। और ये गुण जो होता है वो उसमें उपस्थित जो नवजात ऑक्सीजन होता है उसके कारण होता है, ठीक है। क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन क्या करता है? पानी के साथ क्रिया करता है, क्रिया करने के पश्चात हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है जो अस्थायी प्रकृति होने की वजह से नवजात ऑक्सीजन देता है। और ये नवजात ऑक्सीजन ही दूसरे पदार्थ के कलर को उड़ाने का क्या करता है? काम करता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है? यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम क्या करते हैं? चलते हैं। आगे है क्लोरीन की चूने के पानी के साथ क्रिया। क्लोरीन की चूने के पानी के साथ क्रिया, इस प्रकार से हम लोग जो है आगे क्रिया करा देते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? क्लोरीन की चूने के पानी, चूने का पानी का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं चूने का पानी, चूने का पानी। अब ये जो चूने का पानी होता है इसके साथ अगर हम क्या करते हैं? क्लोरीन का क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में क्या क्या बन सकता है? तो यहाँ से हम क्या करते हैं? इसका मात्रा 2 लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम और क्लोरीन को निकाल करके हम क्या बनाते हैं? कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो कैल्शियम क्लोराइड तो निकल गया। उसके अलावा हम लोग देखें तो यहाँ से एक आपका विरंजक चूर्ण भी क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? एक विरंजक चूर्ण बना सकते हैं। तो ये कैल्शियम हो गया, OCl2 ऑक्सीक्लोराइड बनता है और साथ में हमारा क्या बनता है? आपका H2O का निर्माण हो जाता है। तो 2 दूनी कितना हो जाता है? हमारा 4 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कितना कर देते हैं? 2 कर देते हैं। क्लोरीन थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा लेते हैं, फिर बैलेंस आपका हो ही जाता है भाई हमारा। तो ये हमारा हो गया 2। तो इतना हो गया 2 कैल्शियम, ये ठीक है। क्लोरीन 2 और 2 4 हो गया, तो 2 दूने 4 हो गया। हाइड्रोजन 2 दूने 4, 2 दूने 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 दूने 4, तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाता है? आपका कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। ये हमारा विरंजक चूर्ण बोल सकते हैं भाई, विरंजक चूर्ण। और ये आप जानते हैं पानी। तो इस तरीक़ा से जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन क्या करता है? चूने का जो पानी होता है उस चूने के पानी के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड, साथ में आपका विरंजक चूर्ण और पानी क्या करता है? आपका मुक्त करता है। तो इस तरीक़ा से ये रासायनिक क्रिया भी क्या किया जा सकता है? बताया जा सकता है। आगे है क्लोरीन की सूखे बुझे हुए जो चूने के साथ होता है उसके साथ भी क्रिया करता है। तो उसको डायरेक्टली भी हम क्या कर सकते हैं? अभी जो लिखे थे वैसे ही क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा? सूखे हुए बुझे, मतलब ये हमारा क्या होता है? हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करते हैं। और अगर हम क्या करते हैं? यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं तो उस स्थिति में क्या बन जाता है? डायरेक्टली अगर हम देखें तो यहाँ पर कैल्शियम O और Cl2, है ना, या यहाँ से हम लोग डायरेक्टली अगर करें तो ये Ca और कोष्टक में O और ये Cl2 और साथ में क्या हो जाता है? आपका
H2 क्या हो जाता है आपका, ये बाहर निकल जाता है या प्राप्त हो जाता है, या इसका 2 मात्रा ले लें अगर हम, तो उस स्थिति में डायरेक्ट 2HCl क्या किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। तो इस तरीक़ा से ये विरंजक चूर्ण का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन के जो सूखे बुझे हुए चूने होता है उसके साथ क्या कर सकते हैं आप, क्रिया करा करके इस प्रकार से यौगिक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीका और है, अगर हम क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं सूखा हुआ है तो, और यहाँ पर अगर क्या ले लेते हैं Cl2 ले लेते हैं, तो उस स्थिति में नहीं जम रहा है, वही पहले वाला ठीक है भाई। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट नंबर दिया है अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के फार्मूला आप जानते हो, पढ़ चुके हो। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है हमारा, NH3 होता है। अगर इसको हम Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाता है, आपका कुछ यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3 दूनी कितना हो जाता है हमारा 6। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं NH4 और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर Cl ले लेते हैं तो उस स्थिति में तो कम दिख रहा है हमारा। तो अमोनिया के साथ क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा NH3 और ये हो गया आपका Cl2। तो यहाँ से HCl देखें तो 2 तिया हमारा अगर 6 करते हैं तो ठीक है, हमारा 3 दूनी कितना हो गया, हमारा 6 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 3 दूनी 6 इसको भी कर देते हैं और Cl क्या करते हैं, पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। तो 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 3HCl क्या हो गया, बाहर हो गया, और N2 गैस क्या हो जाता है आपका, रिलीज हो जाता है। 3 क्लोरीन और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, मतलब 6 क्लोरीन और 6 हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण कर लेता है, और नाइट्रोजन गैस क्या करता है आपका, मुक्त करता है। मतलब 6 ठो क्या निकल गया यहाँ से, HCl क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इस तरीक़ा से अमोनिया के जो साथ है क्रिया उसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं भाई। चलिए आगे है क्लोरीन के योगात्मक क्रिया, है ना। क्लोरीन जो होता है वो कई प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, योग करा सकते हैं, जोड़ करके किसी यौगिक को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया होता है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग इसी को लिख सकते हैं, जैसे हमारा C2 और यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, H2 ले लेता हूँ। तो ये आपका यहाँ पर अंदर क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो C2 और मान लो मैं यहाँ पर H4 लिख देता हूँ, या एक होता है। तो इस स्थिति में ये हम लोग क्या कर दिए, C2H4, और इसके साथ अगर क्लोरीन का साथ क्रिया करा देते हैं तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है C2H4 और ये Cl2। तो ये योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। सेम हमारा क्या होता है, क्लोरीन का कार्बनिक यौगिक के साथ भी क्रिया आता है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, C2H4 लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एथीन, और एथीन जो है क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, और ये डायरेक्ट आपका C2 आपका H4 और ये क्या बना लेता है, Cl2 का निर्माण कर लेता है। तो ये दोनों हम क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो C2H4 और ये हो गया आपका Cl। तो ये हमारा क्या होता है, कार्बनिक यौगिक कौन होता है हमारा, तो एथीन हमारा कार्बनिक यौगिक है, और क्लोरीन के साथ क्रिया करके एथीन क्लोराइड का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से कुछ हमारे रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं जिनको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो उतना में आपका रासायनिक गुण क्या होता है, आपका समाप्त होता है, जिसमें से एक पूछने लायक क्वेश्चन है, क्लोरीन का विरंजक गुण या क्लोरीन का ऑक्सीकारक गुण। तो इतना आपको क्या करना है, जो है ध्यान में ज़्यादा देखना है, एक तो क्लोरीन का विरंजक गुण को और एक क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण को। आगे हमारा दिया है वो है क्लोरीन का उपयोग के पास पहुँचते हैं, क्या क्या इसका उपयोग दिया गया है इसको हम देखते हैं। पहला हमारा दिया है क्लोरीन के उपयोग में, पहला है पानी के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रबल रोगाणुनाशी के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्लोरीन टैबलेट मिलता है भाई, है ना। जिनको घर में रखे पानी के बर्तन में रख दिया जाए तो पानी का जो जीवाणु कीटाणु जो भी रहता है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दिया है कि पानी के शोधन में क्लोरीन का क्या किया जाता है, क्लोरीन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसका निर्माण में। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, है ना, इसके निर्माण में, क्लोरेट के निर्माण में, हाइपोक्लोराइड आदि यौगिक के निर्माण में या बनाने में क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कीटाणुनाशक, जैसे पानी में डाल रहे हैं तो कीटाणु मर रहा है तो कीटाणुनाशक के रूप में कर सकते हैं, जिसमें कीटाणुनाशक में BSC पाउडर होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना।
जो घर में चाटी मार दवा के नाम से जाना जाता है। डीडीटी होता है भाई, मच्छर मारने के लिए पहले प्रयोग किया जाता था, बट अभी नहीं प्रयोग करते हैं। डीडी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, है ना। ये हमारा क्लोरोमीन टी बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो कुछ दवाई हैं, उन दवाइयों का या कुछ हमारे लिए उपयोगी चीज़ है, उनके लिए क्या किया जाता है, निर्माण में उपयोग में क्लोरीन को लाया जाता है। उसके अलावा विषैली गैस होता है फास्जिन, फास्जिन का फार्मूला होता है COCl2। वह अश्रु गैस होता है हमारा CCl3 और NO2, है ना। ये और साथ में एक मस्टर्ड गैस होता है, ये भी जहरीला गैस है। ये सब निर्माण में क्लोरीन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके अलावा तेल को साफ़ करने में भी क्लोरीन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। साफ़ करने में मतलब विरंजन में बोल सकते हैं, है ना। उसके अलावा सोना हो गया, है ना, प्लेटिनम हो गया, ऐसे अयस्कों को पृथक करने में, उनके अयस्कों से पृथक करने में क्या किया जाता है, सोना जैसे होता है उनको निकालने में, प्लेटिनम को उनके अयस्कों से निकालने में क्या किया जाता है, उपयोग में क्लोरीन जो है लाया जाता है। और एक है हमारा एंटी मटेरियल के रूप में भी जो क्लोरीन होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्लोरीन का जो भी 4-5 ही उपयोग है वो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं भाई, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हम पढ़ते हैं आगे। हमारा जो 17वें समूह का दूसरा क्लोरीन जो होता है, Cl2 के बाद क्लोरीन का अगर कोई यौगिक है तो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर हम सूत्र बोलें, सामान्य सूत्र देखें, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य अगर हम सूत्र की बात करें तो सामान्य सूत्र इसका क्या होता है भाई, आप जानते हैं HCl इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं, HCl कहा जाता है इसको। तो ये हो गया हमारा HCl, ये हो गया। अगर इसका हम क्या करें, जो है अणु भार की बात करें तो अणु भार जो है उसका 36 कितना होता है हमारा, 5 होता है, 36.5, क्योंकि 35.5 क्लोरीन का होता है और एक किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक सामान्य परिचय क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये जनरली तो देखा जाए तो प्रकृति में HCl के रूप में, गैस के रूप में क्या होता है हमारा, पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है भैया, गैस के रूप में पाया जाता है। तो HCl क्या होता है हमारा, जनरली गैस के रूप में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, गैस को लिक्विड अवस्था में बदल देते हैं, अर्थात द्रव हो जाता है, तो द्रव स्थिति में इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक क्या कहा जाता है, इसको अम्ल कहा जाता है। तो जलीय अवस्था में रहेगा, मतलब जलीय अवस्था में नहीं बोल सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं कि जब ये लिक्विड फॉर्म में रहता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। और सामान्य स्थिति तो उसका क्या होता है हमारा, गैसी होता है। और सबसे पहले इसको जो है, जो हमारा नमक होता है उस नमक पर हाइड्रोक्लोरिक इसका सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसकी क्रिया से इसको क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है या बनाया गया है। तो इस स्थिति में इसको आपको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो नमक है, इस नमक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किया गया और क्लोरीन का क्या किया गया, निर्माण किया गया, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया गया। तो कैसे बनता है भाई, तो ये टूटता है H+ आयन और HSO4 माइनस आयन में टूटता है। ये टूटेगा तो आपको तो पता है ये प्लस है और ये क्या होता है, माइनस होता है। तो उस स्थिति में क्या बन जाता है हमारा, एक तो बन जाता है सोडियम बाइसल्फेट और ये क्या हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो सबसे पहले इसको नमक जो था उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके इसको क्या किया गया था, प्राप्त किया गया था। इसको कुछ नाम से जाना जाता है, इसे नमक का तेजाब के भी नाम से जाना जाता है ना। नमक का तेजाब भी कहते हैं किसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का तेजाब भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं HCl को है ना, नमक का तेजाब भी कहा जाता है, नमक का तेजाब है ना कहते हैं। तो कुछ परिचय है, जो परिचय यहाँ से क्या किया जा सकता है, आपको बताया जा सकता है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जहाँ तक हम प्राप्ति की बात करें तो जनरली क्या होता है हमारा, ये गैस रूप में क्या होता है आपका पाया जाता है है ना, तो उसके नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा इसका सामान्य परिचय। थोड़ा सा बनाने की क्या करते हैं, विधि यहीं पर देख लेते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा नहीं करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर बनाने की क्या है हमारा, विधि दिया गया है, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि की अगर हम बात करें तो पहला तो ये है हमारा NaCl प्लस H2SO4। तो ये आपका क्या बनता है हमारा
ये हमारा टूट जाता है। अभी हम लोग जस्ट देखें, क्या देखें भाई कि ये जो हमारा H+ आयन होता है और HSO4 क्या होता है, माइनस आयन होता है, और ये आपका प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो इस स्थिति में सोडियम प्लस है तो माइनस के साथ क्या हो गया, आपका निकल गया सोडियम बाइसल्फेट, और एक क्या होता है हमारा HCl। तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो एक है बनाने की विधि जो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रयोगशाला विधि भी क्या किया गया है, इसके अंतर्गत दिया गया है। तो प्रयोगशाला विधि उतना खास नहीं है, ठीक है। तो प्रयोगशाला क्या है, हमारा विधि भी है, और इस विधि में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और आपका जो है या अमोनियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ से भी क्रिया करा करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उतना ही खास नहीं है, तो इतना ही इसमें क्या करते हैं, परिचय करते हैं, और ज़्यादा नहीं है। आगे की ओर हम क्या करते हैं, चलते हैं। आगे दिया है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ गुण दिया है, भौतिक गुण। ये हमारा कौन सा गुण है भाई, हमारा भौतिक गुण, ये इसके अंतर्गत दिया गया है। पहला ये दिया है कि ये रंगीन है। तो भाई गैस तो जनरली रंगीन होता है। ये तीव्र गंध युक्त दम घोटने वाली गैस होता है, मतलब क्लोरीन के आप संपर्क में ज़्यादा समय तक रहेंगे तो आपका दम घुटने लगेगा, है ना, मतलब आपके लिए क्या होता है, हानिकारक गैस है बोल सकते हैं। और ये वायु से क्या है, हमारा भारी है। इसका घनत्व की बात करें तो 1.84 ग्राम पर मिली जो है ये दिया गया है। आर्द्र हवा में यह तीव्र धुआं देता है, मतलब नमी युक्त जो हमारा क्या होता है, हवा होता है, उसमें ये तीव्र धुआं देता है। ये जल में अत्यंत विलेय है, मतलब पानी के साथ तुरंत क्या हो जाता है, घुल जाता है। उसके अलावा द्रवित करने पर, द्रव में बदलने पर 189 केल्विन, अर्थात जो है हम माइनस में चल रहे हैं 0 से, उस स्थिति में द्रव में, और 159 केल्विन अर्थात और माइनस में चले जाए तो बर्फ़ हमें क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि आपका केल्विन 273 से स्टार्ट होता है, और 273 कितना होता है, 0 डिग्री होता है। बट ये कितना बोल रहा है हमारा 189, और ये दिया है 159 केल्विन दिया गया है। तो इस स्थिति में हम माइनस में बात कर रहे हैं, अगर डिग्री में देखें तो उस स्थिति में इसको द्रव में और किस में बदला जा सकता है, ठोस में बदला जा सकता है। आगे है हमारा अधिकतम सांद्र जलीय विलयन में 40% क्या होता है आपका, ये पाया जाता है, और 24% आपका जलीय विलयन वाला अम्ल जल, भस्म या स्त्रीकारी मिश्रण होता है, और ये आपका इतने ताप पर क्या करता है, आपका उबलता है। तो इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, गुण को आपको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक। ओके, चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, इसके रासायनिक गुण के पास थोड़ा सा चलते हैं। रासायनिक गुण यहाँ पर दिया गया है। पहला, ये जो गैस होता है, न जलता है, स्वयं जलता है, न जलने में सहायक है, मतलब न तो स्वयं जलता है न ही जलने में सहायक है। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, स्वयं नहीं जलता है बट जलने में सहायक है। बट क्लोरीन गैस की अगर हम बात करें तो जो क्लोरीन गैस होता है, न तो स्वयं जलती है न दूसरों को जलाने में सहायक है, ये दिया गया है। यह भीगे हुए नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। भीगे हुए नीले लिटमस पेपर बोल रहा है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है, मतलब, और शुष्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये अम्लीय गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इसका जलीय विलयन क्या होती है, आपकी अम्लीय होती है। अभी जस्ट ऊपर में देखें, और HCl अगर पानी के साथ क्रिया किए तो ये हमारा क्या होता है, H3O, और ये हमारा Cl क्या करती है, आपका में क्या हो जाती है, आपकी टूट जाती है। और हाइड्रोक्लोरिक गैस जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानी जाती है। तो अभी बताया कि जो HCl का जो जलीय विलयन है या लिक्विड अवस्था है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानी जाती है। तो ये सब चीज़ जो है इसमें क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। चलिए थोड़ा सा इसका और भी रासायनिक गुण यहाँ पर आगे दिया गया है, और ये है हमारा पहला, ऊष्मा का प्रभाव। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर ऊष्मा का प्रभाव। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उस पर क्या होता है, आपका ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ये H2 प्लस Cl2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्योंकि जनरली जो हमारा HCl होता है वो HCl हाइड्रोजन और किससे मिलकर बना होता है, क्लोरीन से मिलकर बना होता है। जैसे ही ऊष्मा क्या होता है, वो मिलता है, वो तुरंत क्या हो जाता है, आपका उसी अपने अणुओं में या जो है डिवाइड हो जाता है। तो HCl जो है किससे बना रहता है भाई, हमारा H2 और Cl2 से बना रहता है। लेकिन जैसे ही उसको गर्म करते हैं वो आपका क्या हो जाता है, H2Cl2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यही ऊष्मा का प्रभाव होता है ना। आगे अमोनिया की क्रिया की बात करें तो जो अमोनिया होता है उसके साथ ये क्रिया करता है, तो ये होता है हमारा NH3, और अगर मैं HCl कर दूं तो ये अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है भाई, तो इनके पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन रहता है, ये बेचारा प्लस वाला रहता है, इसको सपोर्ट करता है, अपने साथ मिला लेता है और NH4Cl बनाता है, जिसे हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको,
अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो बहुत क्रियाशील होता है और इसलिए अमोनिया के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। क्योंकि अमोनिया क्या होता है भाई, लुईस क्षार होता है। लुईस क्या होता है, क्षार होता है और ये हमारा क्या है, अम्ल है, इसलिए तुरंत क्या करता है, क्रिया करता है और एक अमोनियम क्लोराइड जो कि एक लवण होता है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसके जो है यहाँ पर जो रासायनिक गुण है उसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। धातुओं के साथ क्रिया करता है भाई हमारा। धातु आप लिख सकते हैं जैसे हमारा NaCl यही लेंगे और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, इसका 2 मात्रा ले लेते हैं, इसका भी 2 मात्रा लेते हैं और क्लोरीन माइनस होता है, सोडियम प्लस होता है, नमक बना लेते हैं और ये हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, आपका मुक्त करते हैं। तो इस तरीक़ा से क्या करता है, सोडियम धातु होता है भाई, सोडियम क्या है, धातु है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, सोडियम के साथ क्रिया करके नमक का अर्थात लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, आपका मुक्त करता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, धातुओं के साथ क्रिया को बता सकते हैं। उसके अलावा ये जो होता है ये ऑक्सी कारक के साथ भी क्या करता है, क्रिया करता है। मतलब जैसे हम क्या कर सकते हैं, MnO2 इसकी अगर हम बात करें MnO2 की, तो ये हमारा क्या होता है, एक ऑक्सी कारक होता है। इसके साथ हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो क्रिया करता है और क्रिया करके कुछ यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे 4 ले लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन माइनस है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये 2 को बैलेंस करने के लिए हम लोग कितना लेते हैं, उसको 4 कर देते हैं। तो उस स्थिति में कितना हो जाता है आपका 4 और ये पानी है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूने 4, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और साथ में क्या होता है हमारा, एक बन जाता है मैग्नीज के क्लोराइड और साथ में क्या हो जाता है यहाँ से Cl2 क्या हो जाता है, आपका मुक्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इनका जो ऑक्सीकारक क्रिया है उसको क्या किया जा सकता है भाई, बताया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और भी है जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में भी क्या करता है, ये भाग लेता है। जैसे हमको दिया है AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो इस तरीक़ा से सिल्वर नाइट्रेट होता है और HCl होता है। जब हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं तो यहाँ से आपका प्लस माइनस रहता है, Ag और Cl क्या हो जाता है, आपका अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है ना। और क्या बच जाता है हमारा HNO3 जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इस अभिक्रिया को भी हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन का जो रासायनिक गुण है उसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो छोटा छोटा है, कभी प्रश्न तो नहीं किया गया है, ठीक है, फिर भी हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल के साथ भी क्रिया करता है और इस प्रकार से क्या होता है आपका ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो क्या होता है आपका जो रासायनिक गुण है, भौतिक गुण है, ये समाप्त होता है। क्लोरीन का भी अपना क्या होता है, उपयोग होता है भाई। क्लोरीन का क्या होता है, आपका अपना उपयोग है, ठीक है। तो क्लोरीन का उपयोग आपके बुक में दिया है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। जैसे पहला दिया है हमारा अभिकर्मक के रूप में, है ना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर लिख दो प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, है ना, ये आपका होता है, इसका उपयोग किया जाता है ना, प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी जो है कई प्रकार के जो पदार्थ हैं पेट्रोलियम के शोधन में बो सकते हैं, है ना, पेट्रोलियम के शोधन में। तो ऐसा कुछ आपके उपयोग दिया गया है और ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। तो इस तरीक़ा से हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो फिलहाल ये जो क्लास है वो हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग जो है आगे 17वें समूह के जो तत्व बचा है वो और 18वें समूह के तत्व बचा है वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये वाला क्लास क्या करते हैं, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं भाई।